मनोहर अपने परिवार के साथ रामपुर में रहता था। बाकी सब तो अच्छा चल रहा था, बस मनोहर अपनी बेटी ज्योति के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उसे एक अच्छे घर का रिश्ता मिल गया। कुछ ही दिनों में लड़के वाले घर आने वाले थे, इसलिए मनोहर ने सोचा कि अपनी बहन सावित्री को भी बुला लिया जाए। लेकिन सावित्री के साथ एक समस्या थी, उन्हें गुटके से बहुत प्रेम था। हेलो दीदी जी, नमस्ते। हाँ रे मनोहर, कैसे याद किया? सब बढ़िया? अरे दीदी जी, आपको एक ज़रूरी काम से घर बुलाना था। क्या बात है, कोई नई स्कीम मिली है क्या? अरे नहीं दीदी जी, ज्योति के लिए एक रिश्ता आया है। लड़का गुटखा तो खाता है ना? अरे नहीं, लड़के वाले परसों आ रहे हैं। आप 2 दिन पहले आ जाए तो सब अच्छे से हो जाएगा। मेरी बिटिया के लिए रिश्ता आया है, बस मैं कल ही आ रही हूँ। लेकिन दीदी जी एक बात है। अब क्या हुआ? दीदी जी आपका गुटखा। अरे फिर वही बात, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। गुटखा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ दीदी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब लड़के वाले आए तब आप गुटखा ना खाएं, प्लीज़। सावित्री कुछ देर फ़ोन को होल्ड करके कुछ सोचती है, फिर नाटक वाले अंदाज में बोलती है, ठीक है, लेकिन उसके बदले में मेरे लिए 4 डिब्बे गुटखा खरीद कर रखना। पक्का दीदी जी। ठीक है, मैं कल आ रही हूँ। मनोहर को लगा कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सावित्री के आने के बाद क्या गोल खिलने वाला है। अगले दिन सावित्री घर पहुंच जाती है। ए सरिता, ओ सरिता, कहाँ मर गई? अरे दीदी जी, आप आइए, कब आई? बस अभी ट्रेन से उठ रही हूँ। और ये क्या, चाय नहीं पूछेगी क्या? अब शुरू हो गया तांडव। अब तो हफ्ते भर की मुसीबत आ गई भाई। सावित्री घर में घुसने से पहले घर के बाहर ही गुटखा थूक देती है। उधर सरिता सावित्री को चाय ला कर देती है। सावित्री चाय पीकर मुंह बनाकर इधर उधर देखती है। अरे दीदी जी, आपने तो गेट पर ही थूक दिया। अरे थूकने के लिए कोई सही जगह भी नहीं है। तेरा घर है या अस्पताल? दीदी जी बुरा ना मानो तो एक बात कह रही थी, घर में गुटखा मत खाया करिए। अरे गुटखा तो मेरी आत्मा है, बिना गुटखे के मेरा दिन नहीं कटता। इतना कहते ही सावित्री बुआ अपने रूम की खाट पर पसर जाती है और मोबाइल पर वीडियो देखने लगती है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि होती है, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करते करते वो एक वीडियो पर अटक जाती है, जिसमें एक बाबा बड़े भावुक अंदाज में गुटखा छोड़ने का महत्व समझा रहे थे। गुटखा खाने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जहर है ये, आज ही छोड़ दो इसे। सावित्री बुआ बाबा की बात सुनकर जोर जोर से हंस पड़ती है और खुद में बड़बड़ाती है, हाय रे बाबा जी, खुद तो घी पूरी खाकर बैठे हो और हमें कह रहे हो जिंदगी बर्बाद हो रही है। अरे भाई। हंसते हंसते वो वीडियो आगे स्क्रॉल करने लगती है। थोड़ी देर में मोबाइल का इंटरनेट धीमा पड़ता है और वो बोर होकर करवट बदलती है और मनोहर को आवाज़ लगाती है। मनोहर, या बता, लड़के के घर परिवार के बारे में कुछ पता किया है या बस ऐसे ही बुला लियो? दीदी जी, लड़का अच्छे घर से है। लड़के का नाम मोहन है, इंजीनियर है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अच्छा, मतलब लड़का पैसे अच्छे कमाता है? हाँ दीदी जी, तनख्वाह भी अच्छी है। और घर परिवार कैसा है? पैसा तो बहुतों के पास होता है, लेकिन असली बात तो खानदान की होती है। मोहन के पिता राघव जी रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, समाज में उनकी अच्छी पहचान है। और माँ सरोज जी हाउसवाइफ हैं, बहुत ही संस्कारी और मिलनसार। अच्छा, घर में कोई और है क्या? नहीं दीदी जी, मोहन इकलौता बेटा है। सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे लड़का और उसके घर वाले खुद देखने होंगे। कहीं देखने में कुपोषित लौंडा निकला तो। मनोहर हंस पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी रहा था कि सावित्री बुआ कुछ ज़्यादा ही जांच पड़ताल ना करते। अगले दिन मोहन और उसके घर वाले मनोहर के घर पहुंचते हैं। अरे आइए, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। दरवाजे पर मोहन के माता पिता राघव जी और सरोज जी खड़े हैं, साथ में मोहन भी था। सभी अंदर आते हैं और बैठते हैं। बहुत सुंदर घर है आपका मनोहर जी। धन्यवाद। बस कोशिश रहती है कि सब कुछ ठीक रहे।
अभी बात शुरू ही हुई थी कि इसी बीच सावित्री बुआ कमरे में धमाकेदार एंट्री मारती है। वो लाल हरे रंग की साड़ी पहने हुए हैं और हाथ में गुटके की डिब्बी दबाए हुए सोफे पर बैठ जाती है। अरे वाह वाह वाह, लड़के वाले तो पूरे शाही खानदान से लग रहे हैं। चलो भाई लड़का दिखाओ, लड़का। मोहन अपनी बहन को देखते ही समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो असहज महसूस करने लगता है, जबकि उसकी माँ सरोज धीरे से बुआ की ओर देखती है। मोहन, ये बताओ सुबह कितने बजे उठते हो? जी मैं आमतौर पर 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे? हमारा रोहन 5 बजे उठकर दूध ले आता है। तुम्हें देर तक सोने की आदत तो नहीं है? अरे नहीं, लड़का मेहनती है। ऑफिस के काम के कारण थोड़ा देर से उठता है, लेकिन बहुत अनुशासित है। अच्छा, और ये बताओ खाने में क्या क्या बनाना आता है? जी खाना? मैं खाना ज़्यादा नहीं बनाता, बस मैगी या चाय। सावित्री बुआ ताली बजाकर हंस पड़ती है। किसी को समझ में नहीं आता कि सावित्री बुआ आखिर किस बात पर हंस रही है। तभी सावित्री बुआ अचानक से बोल पड़ती हैं। हाय राम, ये लड़का तो भूखा मर जाएगा। सरिता और मनोहर नजरें झुका लेते हैं, लेकिन मनोहर हिम्मत करके सावित्री बुआ को इशारों में शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन सावित्री बुआ कहाँ रुकने वाली थी। वो चुपके से मुंह में गुटखा डाल देती है और बात करते करते गुटखा चबाने लगती है। अच्छा बहन जी, आपका घर कैसा है? हमारा घर बड़ा है, साफ सुथरा और सारी सुविधाओं से भरा हुआ। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप लोग साफ सफाई के चक्कर में ज़्यादा पड़ रहते हैं? हाँ जी, सफाई हमें बहुत पसंद है। गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इतना सुनते ही सावित्री बुआ अचानक से हंस पड़ती है और गुटखा थूकने के लिए इधर उधर देखने लगती है और बैठक के कोने में गुटखा थूक देती है। लड़के वाले तो सावित्री की ये हरकत देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या किया आपने? हे भगवान, जहाँ बैठे हैं वहीं गंदगी कर दी आपने। मनोहर सरिता शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। मनोहर राघव से भी माफ़ी मांगने के लिए सोच में पड़ जाता है। मनोहर कुछ बोल पाता उससे पहले ही राघव बोल पड़ता है। माफ़ कीजिए मनोहर जी, लेकिन आपकी बहन बहुत गंदगी से रहती है। हमें ऐसे माहौल में रिश्ता करना मंजूर नहीं है। पापा, लड़की तो अच्छी है, शायद बात। बिल्कुल नहीं, हम साफ सुथरे लोग हैं और ऐसे गंदे लोगों से रिश्ता जोड़ना हमें स्वीकार नहीं है। इतना कहकर राघव, सरोज और मोहन गुस्से में उठकर बाहर निकल जाते हैं। मनोहर और सरिता उनके पीछे भागते हैं, लेकिन वे बिना सुने बाहर चले जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो गुटखा विरोधी संघ के सदस्य निकले। चलो भाई, अब दूसरा लड़का देख लेना। मनोहर माथा पकड़कर बैठ जाता है और सरिता गुस्से में सावित्री बुआ को घूरने लगती है और ना चाहते हुए भी सावित्री बुआ से बोलती है। दीदी जी, आपने अपने गुटके के प्रेम की वजह से एक अच्छा रिश्ता बिगाड़ दिया। क्या सरिता, जरा जरा सी बात को इतना बड़ा बना रही हो। दीदी जी, इतना अच्छा परिवार हाथ से निकल गया। अरे ऐसे न जाने कितने लड़के पड़े हैं इस शहर में, कोई ना कोई दूसरा मिल ही जाएगा। सावित्री बुआ कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाती है। उधर पंडित जी मनोहर को एक और रिश्ता बताते हैं। मनोहर जी, आप चिंता न करें, ज्योति बिटिया के लिए एक और अच्छा रिश्ता है। अरे वाह, कौन है वो लड़का? लड़के का नाम है राहुल। बहुत ही सुशील, समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है। अच्छा, और क्या करता है? सरकारी नौकरी में है, एक सरकारी विभाग में ऊंचे पद पर है और अच्छी तनख्वाह भी पाता है। अरे वाह, सरकारी नौकरी वाला लड़का, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। पंडित जी, पिछली बार भी सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन फिर। अरे हाँ, मुझे पता चला, आपकी बहन सावित्री जी ने लड़के वालों के सामने गुटखा थूक दिया था। अब क्या बताएं पंडित जी, दीदी जी का तो कोई इलाज नहीं है। इस बार हमने उन्हें कुछ दिनों के लिए घर भेज दिया है। वैसे इस बार लड़के वाले सफाई को लेकर ज़्यादा सख्त नहीं है। अच्छा, तो कब आ रहे वे लोग? 4 दिन बाद, रविवार को। ठीक है पंडित जी। मनोहर सोचता है कि सावित्री बुआ ने गुटखा खाकर जहाँ जहाँ थूका था वहाँ वो 3-4 दिन में पेंट करा लेगा। इसलिए वो रामलाल पेंटर को बुलाता है। रामलाल दीवार पर लगे लाल निशानों को निकालने की कोशिश करता है, पर गुटके के दाग छूटते ही नहीं। अरे अंकल जी, आपने दीवार पर क्या कर रखा है? इसका दाग ही नहीं जा रहा।
अरे भाई मेरी दीदी गुटखा खाती है ना, उन्होंने दीवार पर थूक दिया था। अरे अंकल जी, आप तो इस दीवार को पेंट ही ना करवाओ। क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? बुआ जी को गुटके की 100 पुड़िया और लाकर दे दो, वही पूरे दीवार पेंट कर देंगी। बुआ जी तो बहुत टैलेंटेड है। अरे तू ज़्यादा बकवास ना कर, सीधे सीधे बता पेंट कर पाएगा कि नहीं। अंकल जी आप तो गुस्सा हो गए, मैं बस मजाक कर रहा था। परेशान ना हो, पेंट हो जाएगा। घर में पुताई चल रही होती है कि सावित्री बुआ वापस मनोहर के घर चली आती है। इस बार सरिता, मनोहर और रोहन तीनों बुआ की गुटके की आदत को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। देखो अब दीदी जी को सुधारना ज़रूरी हो गया है, घर भर में गुटके की गंध फैला दी है। अरे लेकिन दीदी जी का गुटखा छीनने का मतलब है महाभारत छिड़ जाना। अरे पापा, आप इतना डरते क्यों हैं? बुआ है, भूत नहीं। ठीक है, कल से ऑपरेशन गुटखा बैन शुरू। सभी जोर से हंसते हैं, मगर सावित्री बुआ को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सुबह सावित्री बुआ अलमारी में गुटखा ढूंढती है, लेकिन उन्हें गुटखा नहीं मिलता। अरे बाप रे, गुटखा कहाँ गया? अरे किसी ने देखा है मेरा गुटखा? ये किसकी हरकत है? सावित्री बुआ पूरा घर सिर पर उठा लेती है, लेकिन गुटखा नहीं मिलता। इधर सरिता और मनोहर छिपकर हंस रहे थे। ए मनोहर, मेरा गुटखा कहाँ गया? नहीं नहीं दीदी जी, मुझे कुछ नहीं पता। बुआ जी अब आप गुटखा छोड़ ही दीजिए, देखिए आपके दांत कितने पीले हो गए। अरे चुप बे, मैं तेरा गुटखा छुड़वा दूंगी। सावित्री बुआ गुस्से में रोहन के पीछे भागती हैं, पर रोहन हंसते हुए वहां से भाग जाता है। रात को सावित्री बुआ घर में सबको सोता हुआ देखती है और चुपचाप बाहर जाती है। ए छोटू, जल्दी दो मेरा माल। बुआ जी घर वाले तो आपको सुधारने में लगे हैं। अरे उन्हें छोड़ो और जल्दी से मेरा गुटखा दे। अगले दिन मोहल्ले में शर्मा जी अपने काम से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक सावित्री बुआ उन पर गलती से गुटखा थूक देती है। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके पास गुटखा कहाँ से आया, लेकिन सब समझ जाते हैं कि उनसे गुटखा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ शर्मा जी नीचे से लड़ने लगते हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है? कौन है ऊपर? किसने ये गंदगी फेंकी? अरे शर्मा जी, लगता है ऊपर से बुआ जी ने गुटखा थूक दिया। गुटखा? कौन बेहुदा है ये? अगर मेरे हाथ लग गया ना तो। तभी मनोहर बाहर आता है और स्थिति संभालने की कोशिश करता है। अरे शर्मा जी, क्या हुआ? इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है? क्या हुआ? अरे देखो, बुआ जी ने मेरे ऊपर से गुटखा थूकर मेरी नई शर्ट खराब कर दी। मनोहर ऊपर देखता है और समझ जाता है कि ये दीदी जी की हरकत है, लेकिन वो जल्दी से कोई बहाना सोचने लगता है। मनोहर शर्मा जी के करीब आता है, फिर हैरानी दिखाते हुए शर्ट पर लगे दाग को गौर से देखता है। अरे शर्मा जी, ये तो टीका जैसा लग रहा है। टीका? ये गुटखा है, गुटखा। मैं बचपन से जानता हूँ गुटखा कैसा होता है। अरे नहीं नहीं शर्मा जी, ये पूजा का जल है। वो क्या है ना, सरिता ऊपर से तुलसी के पत्तों को जल छिड़क रही थी और गलती से आपके ऊपर गिर गया। जल? मगर ये लाल रंग का क्यों है? अरे शर्मा जी, वो जल में हल्दी, कुमकुम और चंदन भी तो मिला था ना, वही रंग बन गया होगा। शर्मा जी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं, अच्छा, मगर इसमें पान जैसी खुशबू क्यों आ रही है? अरे शर्मा जी, जल में बुआ जी कभी कभी इलायची और लौंग भी डाल देती है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। आसपास खड़े लोग मुस्कुराने लगते हैं। शर्मा जी अभी भी पूरी तरह इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका सुबह सुबह ज़्यादा लड़ने का मूड भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। अरे बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, अगली बार आपको हम खुद पूजा का विशेष जल छिड़क कर देंगे। शर्मा जी भून भुनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मनोहर जल्दी से घर के अंदर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अंदर आकर जोर से हंसने लगता है। हे भगवान, ये कौन सा झूठ बोल दिया। और क्या करता, दीदी जी का नाम आ जाता तो पूरा मोहल्ला हंसता। इतने में सावित्री बुआ भी अंदर आती है और दोनों को हंसता देख सवाल करती है। अरे किस बात पर इतना हंस रहे हो? कुछ नहीं दीदी जी, बस शर्मा जी का गुटखा स्नान हो गया। सावित्री बुआ जी को सब समझ में आ जाता है, इसलिए वो खुद भी हंसने लगती है। सावित्री बुआ का गुटखा प्रेम अमर है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी जो दूसरे लड़के वाले घर आने वाले थे। दीदी जी, कल जब दूसरे लड़के वाले आएंगे तो आप खुद ही देख लेना, लेकिन ज़रा अच्छे से पेश आना। ऐसा ना हो कि पहले वालों की तरह इन्हें भी भगा दो। अरे पर दूसरा लड़का है कौन? दूसरा लड़का राहुल है, वो भी सरकारी नौकरी में है और उनके पिता दिनेश जी भी सरकारी अफसर हैं।
पर लड़के की आदतें कैसी है? अभी तक तो कोई बुरी बात सामने नहीं आई है। वैसे भी कल जब परिवार आएगा तब सही से सब पता चल जाएगा। पर हाँ, अगर लड़के वाले नक चढ़े निकले ना तो मैं खुद उन्हें रिजेक्ट कर दूंगी। अगले दिन रोहन और उसके पिता दिनेश घर पहुंचते हैं। सावित्री बुआ का मूड ठीक था, लेकिन मनोहर को एक अजीब सा डर सता रहा था। अगर उन्होंने ऐसा वैसा बोल दिया तो, और उससे भी बड़ी चिंता थी सावित्री बुआ सच में बिना गुटके के रह पाएंगी क्या। ज्योति बिटिया बहुत संस्कारी लग रही है, हमें तो बहुत पसंद आई। जी मैं भी ज्योति जी से बात कर सकता हूँ क्या? ज्योति शर्मा जाती है, लेकिन तभी बुआ जी बीच में कूद पड़ती है। अरे बेटा, पहले ये बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? जी मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये महीना है। बस 50,000? अरे आजकल तो किराने की दुकान वाले भी महीने में इतना कमा लेते हैं। चलो छोड़ो, ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है? जी खाना? अगर मैं तुम्हारे घर आई और मेरी भतीजी घर में ना हो, मैं बीमार पड़ गई, तो क्या तुम मुझे खिचड़ी बनाकर दोगे? पर ये सब तो बहू का काम होता है ना। अरे वाह, मतलब बहू नौकरी भी करे, घर भी संभाले। पूरा माहौल गंभीर हो जाता है। मनोहर को पसीना आ जाता है। सरिता बार बार बुआ को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तुम शराब तो नहीं पीते? नहीं बिल्कुल नहीं। सिगरेट? वो भी नहीं। तो क्या तुम दूध नहीं पीकर जिंदा रहते हो? अब तक दिनेश जी का चेहरा लाल हो चुका था। माफ़ कीजिए, हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है। अरे पर क्यों? आपकी बहन बहुत अजीब सवाल कर रही है और हमें ऐसे माहौल में रिश्ता नहीं करना। इतना कहकर दिनेश और रोहन वहाँ से चले जाते हैं। बुआ जी ठहाका मार कर हंसने लगती है। मनोहर समझ जाता है कि बुआ को घर से किसी न किसी तरह रफा दफा करना ही होगा, वरना कोई भी अच्छा रिश्ता होना नामुमकिन हो जाएगा। सरिता, मैंने एक प्लान बनाया है दीदी जी को घर से भगाने का। कैसा प्लान? और दीदी जी इतनी आसानी से घर से चली जाएंगी क्या? दीदी जी खुद का कमरा तो खूब साफ सुथरा रखती है, पर हमारे घर में और इधर उधर गंदगी फैलाती रहती है। मैं समझ गया पापा क्या करना है। कल से सब बुआ जी के कमरे में बैठेंगे और उन्हीं के कमरे में गंदगी करेंगे। जब वो शाम को सफाई करने बुलाएगी तो उनसे कह दिया जाएगा कि शामू घर पर नहीं है। ठीक है पापा, हम सब तैयार हैं और इस मिशन को पूरा करेंगे। पिछले 3-4 दिनों से सावित्री बुआ को घर में अजीबो अजीब चीज़ें देखने को मिल रही थी, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। कभी किसी ने उनके बिस्तर पर चाय गिरा दी, कभी किसी ने गिले हाथ उनके सफ़ेद पर्दों में पोंछ लिए। किचन में जाती तो सिंक में गंदे बर्तन भरे मिलते। हर और उन्हें गंदगी और लापरवाही नजर आ रही थी। अरे शामू कहाँ मर गया? दीदी जी वो तो बाहर किसी काम से गया हुआ है। शामू के व्यस्त रहने का सबसे ज़्यादा झटका सावित्री बुआ को लगता है। अरे ये घर के लोग तो पहले ऐसे ना था, अब क्या हो गया? धीरे धीरे बुआ जी को समझ में आने लगा कि अब ये घर उनके रहने लायक नहीं रहा। न सफाई का ध्यान, न कोई उनकी सुनता है। आखिरकार उन्होंने बिना किसी से ज़्यादा चर्चा किए मनोहर से 2 दिन में ही विदा लेने का फैसला कर लिया। इस तरह गुटखा प्रेमी सावित्री बुआ, जो पूरे घर में हुक्म चलाती और जगह जगह गुटखा थूकती, आप खुद ही वहाँ से विदा लेकर अपने घर रवाना हो गई।